नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर उसमें चुनाव प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है और हरियाणा में अब बहुत ज़्यादा समय जो है वो चुनाव में बचा नहीं है और इसके परिणाम आएंगे 8 अक्टूबर को। लेकिन उसके बाद में अगला जो राज्य है जो चुनाव की तरफ जाने वाला है वो है महाराष्ट्र। संभावना पूरी है कि नवंबर माह में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और ऐसी स्थिति में अब महाराष्ट्र में समीकरण जो है वो दिलचस्प होते जा रहे हैं। दो गठबंधन, एक महाविकास आघाड़ी जिसमें आपको पता होगा उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, और दूसरा महायुति जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महायुति गठबंधन की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और कांग्रेस की सीटें बढ़ी, ये हम सब ने देखा। और ऐसा क्यों हुआ पिछले 10 साल का अगर हम देखें तो उसमें कई चीज़ें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ा जो हम बात करने वाले हैं वो है कि क्या लोकसभा चुनाव से महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ सबक लेगी। तो अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अमित शाह, उनका महाराष्ट्र दौरा हुआ, इससे पहले जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हुए वो भी हम सब ने देखा। तो अब राजनीति में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र किस तरफ जा रहा है ये बड़ा रोचक होता जा रहा है, और उसके पीछे बड़ी वजह क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवसेना, फिर आते हैं हम बीजेपी के ऊपर। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत थी उसके बाद में हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार आई, गठबंधन टूटा। और गठबंधन टूटने की बड़ी वजह थी वो ये बताई जा रही है, लगातार उद्धव ठाकरे इसको जो है वो बोलते भी आए हैं कि मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला था वो 2.5 साल के लिए जो है वो तय हुआ था। खैर, इनके अंदरूनी क्या बात थी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन स्थिति ये बन गई है शिवसेना की कि बाला साहब ठाकरे जो सत्ता से बाहर रहकर भी पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल करते थे और जिसको जरूरत होती थी वो मातोश्री पहुंचते थे। उसके बाद में संभावना ये थी कि राज ठाकरे, अब 2006 के आसपास तक के आप उठा के देखोगे तो राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के जो भतीजे हैं, वो बाला साहब के बाद में इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अचानक से बाला साहब ठाकरे का पुत्र प्रेम जागा और उन्होंने अपनी विरासत जो है वो उद्धव ठाकरे को सौंप दी। और उसके बाद में आपने देखा कि राज ठाकरे ने एक नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो यहीं से जो है वो शिवसेना टूटना शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद में शिवसेना जो कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, बीजेपी से भी 2 कदम, अगर आप बाला साहब ठाकरे का किसी भी आप इंटरव्यू को उठा के देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो किस तरीके से जो है वो हिंदुत्व का जो विरोध करने वाले थे उनके विरोधी थे और कांग्रेस पार्टी के किस तरीके से विरोधी थे। लेकिन परिस्थितियां बदली। उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे की तरह तो नहीं, लेकिन राजनीति में वो मुख्यमंत्री बन के शिवसेना को चलाना चाहते थे। और इसी आपने देखा महत्वाकांक्षा के चलते शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो दशकों से जो गठबंधन चलता आ रहा था वो टूट गया। और उसके बाद में जो स्थिति बनी, उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ चले गए, अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया और उसके बाद में शिवसेना के भी 2 टुकड़े हो गए, एक उद्धव ठाकरे और दूसरा जो है वो एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे जिनके पास में जो है वो असली शिवसेना, चुनाव आयोग ने जो है वो माना कि असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की है। और एकनाथ शिंदे की जिस तरीके से इस वक्त जो राजनीति आप देखोगे तो लगेगा कि एकनाथ शिंदे इस वक्त जो है वो बाला साहब ठाकरे के पच्चीनों पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितना उनसे हो रहा है उतनी वो कर रहे हैं। इसके उलट उद्धव ठाकरे की राजनीति पे अगर हम
बारीकी से नज़र डालें तो उद्धव ठाकरे एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स को भी मातोश्री में जाके जो है वो इन लोगों से मिलना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली तक का वो सफ़र कर रहे हैं, जनपद तक का। वो आके जो है वो सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, कभी शरद पवार के वहाँ मिलने के लिए जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ऐसा जो है वो होता हुआ अभी प्रतीत हो नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने गेन किया, तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके ऊपर हावी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस वक्त आपने देखा कि एनसीपी के टुकड़े हुए, और एनसीपी के जब टुकड़े हुए तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि यहां पे हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि देवेंद्र फडणवीस, जिनकी भी मुख्यमंत्री चाहत जो थी, मुख्यमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षा थी, और वो इतनी हावी थी कि उन्होंने सूर्योदय से पहले ही हमने देखा कि कोविड के समय में अजीत पवार को लेकर किस तरीके से उन्होंने शपथ ली, और अजीत पवार को जो है वो उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। और उसके बाद में वो सरकार कितनी चली? कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद में वो सरकार वापस गिर गई। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन दोनों की पार्टियां, शिवसेना और एनसीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देवेंद्र फडणवीस के। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जहां बाला साहब ठाकरे के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, तो उससे लग रहा है, और जिस तरीके से अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र जाके आए हैं और जिस तरीके की उन्होंने घोषणा की है, उससे तो ये साफ संदेश लग रहा है कि आने वाले समय में, मतलब कुछ और सालों तक, या हम कहें कि इस चुनाव के बाद तक, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ही हमें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे, अगर मायावती की जीत होती है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या, देवेंद्र फडणवीस जहां वोट जिहाद की बात करते हैं, वो सीधे तौर से जो है वो हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बटोगे तो फिर आपको पता होगा कि इसके बाद जो है वो किस तरीके के हालात होने वाले हैं। और ये जो है वो मुस्लिम समुदाय की जो रैली थी उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र ने देखा भी है। लेकिन उसके उलट अजीत पवार जो है वो उसके उलट विचारधारा से जो है वो आए हैं। उनका राजनीतिक जीवन जो है वो उसी विचारधारा में रहा है, इसलिए उनको सबका वोट चाहिए, और यहीं से जो है वो टकराव की स्थिति जो है वो साफ तौर से। और अजीत पवार के ऊपर आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने जो है वो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी उठता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अजीत पवार जब तक वो शरद पवार की पार्टी में थे तब तक वो भ्रष्टाचारी थे, और उन्हीं अजीत पवार को लेकर ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी शरद पवार के ऊपर हमला बोलती थी। लेकिन अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, एनसीपी को तोड़ के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हालांकि सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे बने, तो अब अजीत पवार जो है वो पाक साफ जिसको हम कहें वो हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है उसके भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर चलते हैं, और वो ये इसलिए क्योंकि इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है वो छूटता ही छूटता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नारा हुआ करता था, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में, जैसे अब आप टीएमसी की बात कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार कटघरे में खड़ा करती थी भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन उनको ही जो है वो पार्टी में शामिल कर लिया। तो वही स्थिति जो है वो अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस की जो है वो महाराष्ट्र में बनी हुई है। ना कुछ निगलते बन रहा है, ना कुछ उगलते बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की इस राजनीति में अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पचा पाएगी, ये तो जो है वो समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो किस तरीके की होगी। लेकिन अभी तक जो आकलन जो सामने आ रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस अब लग रहा है कि वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इन दोनों के बीच में जो है वो पिस गए हैं। और ऐसी स्थिति में ना एकनाथ शिंदे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, ना उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, ना देवेंद्र फडणवीस को बिठाया जा सकता है। लेकिन अब बड़ी समस्या है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इन दोनों के बीच में जो है वो लगातार हमने देखा कि टकराव की खबरें आती रहती है। और उसके पीछे की वजह भी यही है क्योंकि एकनाथ शिंदे की विचारधारा जो है वो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वहाँ से है, और ठीक अजीत पवार का
जो राजनीतिक जीवन जो बीता है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध और शिवसेना का विरोध करते करते बना है। तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार जो है वो अलग विचारधारा, वो चाहते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय को साथ लेके चले। और आपने ये भी देखा लोकसभा चुनाव में या और भी कहीं, जिन पार्टियों ने मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर वो मुस्लिम नेताओं को टिकट वैसे तो वो ना के बराबर देते हैं, लेकिन अगर वो देते भी हैं तो उनकी जीत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने एक मानसिकता बना रखी है कि किसी भी सूरत में उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। तो फिर वोट किसको करना है? तो फिर वोट करना है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा सके, फिर चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या किसी भी समुदाय से वो आता हो। और इसका परफेक्ट उदाहरण आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति से। बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती ने जो है वो विधानसभा चुनाव में लगभग 100 के आसपास जो है वो मुस्लिम नेताओं को टिकट दिए, कैंडिडेट्स को। लेकिन कितने कैंडिडेट जीते आपको अंदाजा होगा, और कितने कैंडिडेट जो है वो विधायक बने, ना के बराबर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग खुद मुस्लिम समुदाय का जो कैंडिडेट होता है उसको भी वोट नहीं करते। तो फिर उनका वोट कहाँ जाता है? उनका वोट जाता है कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ये लगता है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें और भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और यही बात जो है वो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को सोचनी पड़ेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं सोचती है तो फिर जिस तरीके से लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र हुआ है, उसकी सीटें जो है वो गिरावट आई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति जो है, अब जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो निपट चुका है, और हरियाणा के जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे तो पूरा फोकस जो है वो राजनीति का और मीडिया का महाराष्ट्र के चुनाव में चला जाएगा। और उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो दिन प्रतिदिन जो है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, वो किस तरीके से रंग जो है वो करवट बदलेगी या रंग बदलती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल तक देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।